हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार आपके लिए फिजिक्स के जो टॉपिक होता है उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। लगातार आपको टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए संडे स्पेशल धमाका में 15 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं कि ऐसे 15 क्वेश्चन फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे 15 जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल हैं जो आपको फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से बस समझते रहना, एक एक चीज़ को नोट करते रहना और आसानी से अपना काम करते रहना। ठीक है साथियों, तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो क्या काम करना है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न समय बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक कमेंट जरूर किया करें। ये वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम 15 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं, आपके लिए स्पेशल संडे के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करता है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। किस प्रकार के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं। तो देखिए साथियों, हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन ये कहता था कि एक व्यक्ति अपने घर से, क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा, एक व्यक्ति अपने घर से, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लेता है। अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लेता है। 20 मिनट का समय लेता है। 20 मिनट का समय लेता है। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो, यदि ऑफिस जो है वो घर से कितने किलोमीटर दूर हो, 4 किलोमीटर दूर हो। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो, 4 किलोमीटर दूर हो, तो सवाल ये कहता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है साथियों? औसत चाल ज्ञात करनी है। ये रहा सवाल, औसत चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखेंगे इसको। तो देखो ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। ये कहता कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लेता। कितना समय लेता? 20 मिनट का। तो यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है, तो टाइम टी बराबर दे दिया गया 20 मिनट। तो देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जाते हैं तो जो आपको राशियाँ दी जाती हैं उन राशियों के मात्रक ऐसा ही सिस्टम में लिए जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, वही प्रचलन में चल रही है। तो 20 मिनट दे दिए गए। अगर इसको सेकंड में किया जाए तो 20 मल्टीपल 60 का मल्टीपल कर दिया, 1200 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए? 1200 सेकंड हो गए। तो ये जो समय है 1200 सेकंड का हो गया। अब ये सवाल कहता है यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो, यदि जो ऑफिस है वो घर से कितनी दूर हो? 4 किलोमीटर की दूरी पर हो। ऑफिस घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्थात डिस्टेंस दे दी गई कितने? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। इसको भी ऐसा सिस्टम में रखेंगे तो 4 मल्टीपल 1000 इक्वल टू क्या हो गया? 4000, सॉरी 4000, यस हाँ, 4000 मीटर। 4 किलोमीटर कहिए या फिर 4000 मीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से आ गई। तो आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी थी साथियों। एवरेज स्पीड निकालनी थी, अर्थात औसत चाल निकालनी थी। क्या निकालनी थी? औसत चाल निकालनी थी। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल डिस्टेंस, कुल दूरी वटे लगा कुल समय। वो जो दूरी है उसको तय करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय। कुल जो दूरी है वो कितनी है? 4000 मीटर की है। और कुल समय कितना लग रहा है? 1200 सेकेंड लग रहा है। 0 से 2 जीरो खत्म कर दें तो देखिए साथियों क्या आया है? 40/12। 2 से अगर फिर काट दें तो कितना हो जाएगा? 20/6। 2 से फिर काट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10/3। इसी प्रकार चलता जाएगा। ये 10/3 हो गए। अब 3 से काट दो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9।
आंसर हमारा क्या आने वाला है 3.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ रही है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, एवरेज स्पीड का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी। जितनी कोई गतिशील वस्तु है वो जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो कुल दूरी अपॉन उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ये एवरेज स्पीड होती है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हुए चलना। दूसरे क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेने वाले हैं हम आपको यहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेसिंग कार का समान त्वरण। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का जो है एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड है। 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार का है दी गई है, उसका एक समान त्वरण दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक समान त्वरण दे दिया गया है कि एक रेसिंग कार का जो एक समान त्वरण है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड है। गति प्रारंभ के 10 सेकेंड के पश्चात, गति प्रारंभ के 10 सेकेंड के पश्चात, गति प्रारंभ के 10 सेकेंड के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी? 10 सेकेंड के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान से समझना है साथियों। इससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो आप गतिकी पढ़ने वाले हो उसमें 3 मुख्य समीकरण जो होते हैं, गति के समीकरण होते हैं, वो समीकरण आपको बहुत काम आने वाले हैं। तीनों समीकरणों को क्रमशः हम लिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों समीकरण क्या होते हैं? v बराबर u प्लस 1। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है वो समीकरण ये होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से गति के 3 समीकरण होते हैं। यही जो फॉर्मूले हैं, ये जो इक्वेशंस हैं मोशन के, ये हमेशा यूज आने वाले हैं। ये हमेशा गतिकी में यही यूज आते हैं। जहाँ उवी क्या हुआ करता है? उवी हुआ करता है अंतिम वेग। मीन्स कोई वस्तु किसी वेग से शुरुआत की उसने, बाद में इतने समय के बाद उसका वेग इतना हो गया, तो ये उवी क्या होता है? अंतिम वेग। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और टी क्या होता है कि उवी से यू प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में बदलने में लगा हुआ समय। एस क्या होता है? चली गई दूरी। चली गई दूरी, ये एस होती है। हाँ, कि जब वेग यहाँ से यहाँ तक हो गया इतने समय में, तो कितनी दूरी चली गई, तो चली गई दूरी ये होता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। अब सवाल की बात करते हैं। एक कार रेसिंग कार एक समान त्वरण, यहाँ ए का मान दे दिया गया त्वरण का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और गति प्रारंभ से 10 सेकेंड के पश्चात टाइम दे दिया गया। कितने समय के पश्चात? 10 सेकेंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो क्या काम, गति प्रारंभ के 10 सेकेंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो एस का मान यहाँ पूछ लिया गया। किसका मान पूछ लिया गया? एस का मान यहाँ पूछ लिया गया। तो चलिए साथियों क्या बात करते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर ए दिया गया, टी दिया गया, एस पूछा गया। ए दिया गया, टी दिया गया और एस पूछा गया। एक चीज़ और दी गई है यहाँ पर, देखो कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और गति प्रारंभ के 10 सेकेंड के पश्चात कितनी दूरी? गति प्रारंभ अर्थात उसने गति प्रारंभ की, उसके 10 सेकेंड के बाद कितनी दूरी, यही तो पूछ रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं से गति प्रारंभ की है, अर्थात वो पहले कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी। उसका जो प्रारंभिक वेग है u, वो कितना हो जाता है? 0। अब देखिए साथियों, उस इक्वेशन को यहाँ से उठा लेंगे जिसमें से a t u s ये 4 वैल्यू आती हो, क्योंकि s हमें निकालना है, u t a हमको दिया गया है। तो u t a s गति के द्वितीय समीकरण में आता है। तो हम क्या काम करेंगे कि s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो चली गई दूरी s हो जाएगी, u का मान 0 है इंटू t प्लस 1/2, a का मान 10, सॉरी a का मान 4 मल्टीपल टी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर। तो एस बराबर 10 का मल्टीपल 0 में, ये तो 0 हो गया, 2 से ये काट दिया, 2 दूनी 4, तो 2 मल्टीपल 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो एस इक्वल टू क्या हो गया? 200 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी? 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा बेहतर से। तो चलिए साथियों, एक बार क्लास को शेयर कर देते हैं। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, और इन चीज़ों को नोट करना चाहें नोट कर लें, क्लास को शेयर कर लें। हमारी धमाकेदार क्लास है, बहुत अच्छे 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं आपको। 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं आज हम। चलिए साथियों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को, ध्यान से समझना, 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। नोट करते चलेंगे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। वो जो पत्थर है वो 50 मीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो घर्षण बल यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से समझना, 1 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर है, तो यहाँ पत्थर का द्रव्यमान दे दिया गया आपको, m की वैल्यू दे दी गई है 1 केजी। कितनी दे दी गई है? 1 केजी। और पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। अर्थात किस वेग से फेंका जाता है? 20 मीटर प्रति। ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसका कौन सा वेग होने वाला है? तो आंसर है ये प्रारंभिक वेग होने वाला है। तो u बराबर आपका हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड फेंका जाता है। और पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, उसके जस्ट बाद क्या काम करता है कि वो रुक जाता है। अर्थात उसका अंत में जो वेलोसिटी है, अंत में जो वेग है, वो कितना हो गया? तो उसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पत्थर रुक गया। इस वेग से शुरू हुआ था और इस वेग से जाके रुक गया। दूरी तय करने के बाद रुक जाता। पत्थर और बर्फ की सतह के बीच घर्षण, तो पत्थर उस बर्फ की सतह पर जाएगा। तो हमने कहा था जब दो सतहों के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उनमें घर्षण बल काम आता है। घर्षण बल के दर जिधर वस्तु पर बल लगता हो उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। तो वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर फेंका गया, पत्थर को 20 मीटर सेकंड की इधर फेंका गया, तो घर्षण बल इधर काम करने वाला है। वो क्या काम करेगा? उसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो पत्थर की वेलोसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अर्थात वो पत्थर रुक गया। जब वो पत्थर रुक गया तो m बराबर 1 kg, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड और v की वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो लगने वाले घर्षण बल F का मान निकालना है। तो F कितना लगा? जो विपरीत डायरेक्शन में F लगा हुआ है वो कितना F निकाला। अब आपको पता होना चाहिए कि F बराबर सूत्र होता है m × a। अगर बल निकालना है ना तो m की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। अगर बल निकालना है ना तो m की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। m क्या है? मास। किसका मास? जिस पर बल लगाया गया। तो m बराबर 1 kg दे दिया गया। a निकालना है आपको, त्वरण निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए त्वरण कैसे हम निकालते हैं। त्वरण हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए त्वरण को हम तब भली बात निकाल पाते हैं कि जब हमें u, u और t का मान दिया गया। तो समय तो यहाँ दिया नहीं गया है। अब समय नहीं दिया गया तो अब आप क्या करने वाले हो? तो आपको क्या काम करना होगा? हमने आपको बताया कि गति का एक तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ रही कि नहीं? और यहाँ डिस्टेंस आपको दे दी गई है 50 मीटर की। 50 मीटर तय करने के बाद रुक जाता है, तो s की वैल्यू 50 मीटर दी गई। तो देखिए 0 का स्क्वायर बराबर ये 20 वैल्यू है, 20 का स्क्वायर 2 × a × s की वैल्यू 50 है।
तो 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 दूनी 100, 100 ए हो गए। 400 इधर आए तो ये माइनस के 400 हो गए, तो इधर क्या बचे 100 ही। तो यहाँ से एक ही वैल्यू जो निकल के आई है वो माइनस के 4 निकल के आई है मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो माइनस के 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। माइनस चिन्ह ये शो करता है क्योंकि उसके ये जो त्वरण है ये मंदन वाला है, ये वेग को बढ़ा नहीं रहा, ये वेग को कम कर रहा है। 20 मीटर से शुरू हुआ अंत में जाके रुक गया, तो ये वेग को कम करते हुए चला रहा है, इसलिए ये माइनस चिन्ह ये शो करता है कि ये जो त्वरण है विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए कितना बल हो जाएगा, F बराबर m इंटू 1 इंटू माइनस के 4, F बराबर माइनस के 4 न्यूटन का बल लगेगा। कितना बल लगने वाला है? माइनस के 4 न्यूटन का बल लगेगा। किस डायरेक्शन में लगने वाला है साथियों? तो आंसर ये माइनस चिन्ह शो करता है कि जिधर उसकी वेलोसिटी की दिशा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तभी वो चलती हुई जा रही है, अंत में जाके रुक रही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए साथियों चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को नोट भी करते चलें। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है कि 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 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 लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद 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 क्या काम करती है, ध्यान से समझिए साथियों, क्या काम करती है। लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद 0.1 सेकंड बाद रुक जाती है। प्रवेश करने के बाद 0.01 सेकंड, कितना समय दे दिया गया, 0.01 सेकंड के पश्चात रुक जाती है, के पश्चात रुक जाती है। तो सवाल ये कहता है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। लक्ष्य के द्वारा कितना बल आरोपित होगा उस बल का मान निकालना है। तो चलिए साथियों देखो किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। यहाँ पर वेग दे दिया 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 5 ग्राम के द्रव्यमान की गई। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u बराबर दे दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से चलती हुई कोई गोली जा रही है और गोली का द्रव्यमान m कितना दे दिया गया है, 5 ग्राम दे दिया गया। 5 ग्राम बोले तो 5 मल्टीपल 1000 का भाग दे देंगे किलोग्राम में बदलने के, तो 0.005 kg इतना लिख सकते हैं। इतना इसका द्रव्यमान है। ये गोली लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद 0.1 सेकंड में समय दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है यहाँ पर देखो 0.01 सेकंड। इतने समय के पश्चात क्या होती है, रुक जाती है, बाद में रुक जाती है। तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0। तो आरोपित बल का मान निकालना है, तो बल F बराबर सूत्र लगाना होगा m इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि m की वैल्यू तो आपको दी गई है कि 0.005 kg, ए की वैल्यू नहीं दी गई है, उसकी जगह v, u और t के मान दिए गए। तो त्वरण a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपॉन वेग परिवर्तन में लगा समय, समय कितना है t। तो अंतिम वेग कितना हो गया है 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 100 अपॉन समय कितना लग रहा है तो 0.01 सेकंड का। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आई, देखिए साथियों कि माइनस के 100 अपॉन 0.01, दशमलव यहाँ ख़त्म किया, 2 0 बढ़ा ले इसके एक बार। तो यहाँ से a का मान आ गया माइनस के 10,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो a की वैल्यू निकल के आई है, a की वैल्यू ये निकल के आई है, तो बल हमें निकालना है F बराबर m, तो 0.005 मल्टीपल माइनस के 100 वो 10,000 मीटर पर सेकेंड, इनका सबका गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा 10,000 में करेंगे तो 10 पंच 50,000 हो जाएंगे, ये 50,000 हो जाएंगे। दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद यहाँ लगा देंगे। तो F कितना न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बल
कितना बल कार्य करने वाला है कि 50 न्यूटन का बल कार्य करेगा। लक्ष्य को भेदते समय जो बल कार्य करने वाला है वो 50 न्यूटन का है। तो चलिए साथियों 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया करें, पहले ही हर एक चीज़ को लिख लिया करें। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन की रिवीजन किया करें घर पर, क्योंकि आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को रूबरू कराते हुए चलेंगे। चलिए देखिए अगला 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 ये कहता है एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग, एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग, एक उपग्रह है वो क्या काम करता है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाता है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाता है। एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाता है। आगे देखिए साथियों, आगे सवाल क्या कहता है, उपग्रह द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन बताओ। उपग्रह द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन बताना। उपग्रह के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताना है कि दूरी उसने कितनी कवर की और विस्थापन उसने कितना कवर किया है। तो चलिए साथियों आर त्रिज्या का मान लेते हैं कि यहाँ एक ये वृत्ताकार मार्ग है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये जो है परिधि है जिसे सरकम्फरेंस कहा जाता है, और ये डिस्टेंस है आर। यहाँ से यहाँ तक की आर होगी, हर जगह की आर ही होगी, तो ये जो है इसकी त्रिज्या कही जाएगी। तो आगे देखिए उसके द्वारा चली गई दूरी एक चक्कर लगाने में, मान लीजिएगा कि शुरुआत में वो वस्तु यहाँ ए पर थी, जब वो एक चक्कर पूरा तब होगा कि लौट कर ऐसे घूमकर यहीं पर आ जाएगी। तो जब घूमकर ऐसे यहीं पर आ जाएगी तो एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो वृत्त की परिधि होने वाली है, अर्थात सरकम्फरेंस हो गई इस वृत्ताकार मार्ग की, और ये कितनी होती है 2 पाई आर के बराबर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि विस्थापन भी बताना है। विस्थापन, अब ध्यान से समझना, विस्थापन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन दोनों के बीच की एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं ऋजुरेखीय दूरी या सीधी दूरी, वो जो दूरी होती है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक लोकेशन और अंतिम लोकेशन के बीच की, वो लोकेशन कहलाती है विस्थापन। तो ध्यान से समझना, यहाँ से गति करना शुरू किया था, वो एक चक्कर के बाद कहाँ आ गई, वहीं फिर आ गई, तो एक चक्कर के बाद वहीं आ गई, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई, वो डिस्टेंस 0 हो गई। तो यहाँ पर तय किया गया विस्थापन कितना होगा, तय किया हुआ विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो तय किया हुआ विस्थापन क्या होगा। चलिए साथियों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं, घर से करना है आपको। ये क्वेश्चन करना है कि आधा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, अगर ये कहा जाता कि ये आधा चक्कर लगाती है, तो ये आर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है, इस पर आधा चक्कर लगाने में दूरी तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताना। आधा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताना है। ये यहाँ पर सवाल है, सेम सवाल हमने वही रखा हुआ है। ये कह दिया गया कि एक चक्कर में, ये एक चक्कर का हमने निकाला, अगर ये कहा जाता कि आधा चक्कर लगाती तो कितना दूरी तय करती और कितनी विस्थापन तय करती। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो चलिए साथियों आज हम आपको बता देते हैं कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाएगा। तो वाहनों में जो ओडोमीटर होते हैं उससे किसी भी वाहन की चाल मापी जाती है। क्या मापी जाती है, चाल मापी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ये इस प्रकार आ सकता है, ऑप्शन में ये आएगा, आपको ऑप्शन दे दिए होंगे कि चाल मापी जाती है, या वेग मापा जाता है, या त्वरण मापा जाता है, या फिर हो सकता है कि डिस्टेंस मापी जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये
दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखना वाहनों में जो ओडोमीटर लगा होता है वो मापने के काम आता है, इससे चाल मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार धीरे धीरे आपके 6 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलिए साथियों 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिएगा। एक बस की गति 5 सेकंड में, कितने सेकंड में? एक बस की जो गति है वो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है कि एक बस की जो गति है वो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, अर्थात उसका वेग घट रहा है। ध्यान से समझना। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्यान से समझना है। तो देखो 5 सेकंड में उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 रह जाती है, अर्थात प्रारंभ में कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बाद में उसका वेग कितना रह जाता? 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता। तो ध्यान से यहाँ से समझेंगे, यहाँ सेकंड की बात हो रही है। तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर दे दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो इसके लिए आपको हम बता दें कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना हो तो आपको क्या करना होगा? आप एक काम करिए, 5/18 का गुणा कर दिया। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाना चाहे तो देखो 80/18 हो गए, 2 से काट दीजिएगा, 2 निम्मा 18, 2 से काट दिया, 2 निम्मा 18, 2 से यहाँ काट दिया कि 40 हो गए। और आगे देखिएगा 4 पंचे 20, तो ये हो गए 200, 200/9 मीटर प्रति सेकंड निकल आए यू का मान। ठीक इसी प्रकार वी का मान कितना दिया गया है? इसके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अंत में इतना इसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर लिया। तो आपको क्या काम करना है? यहाँ से देखिए 6 × 18, 6 × 60, 10 पंचे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। 50/3 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। तो आपको त्वरण निकालना है। त्वरण ए बराबर सूत्र होता है v - u/t। समय आपको दे दिया गया है, टाइम आपको दे दिया गया है, 5 सेकंड की बात कर रहा है। कितने समय की बात करता है? 5 सेकंड की बात करता है। तो त्वरण ए बराबर हो गया v - u/t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो देखिए साथियों, अंतिम वेग 50/3 माइनस 200/9 अपॉन समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड का लग रहा है। तो ऊपर वाले देखिए, यहाँ से इस बटे से ऊपर एक भिन्न आ रही है, ये इसको हल करने के लिए जाएंगे, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 दिया 9, 3 बार गया, 3 पंचे 15, 150 माइनस के 200/5, ये 200 में तो 150, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 50/9 अपॉन में क्या है? 5, अपॉन में 1 मान लिया, पहली और चौथी का गुणा कर दिया, तो माइनस के 50/9 पंचे 45। तो ये कितने से कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। 5 में 45, 5 नहीं है 50, तो ये माइनस के 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण निकल के आया। माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह ये शो करता है कि ये जो त्वरण है ये घटने वाला, ये क्या काम करता है कि वेलोसिटी को कम करता है। तो इसे मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे साथियों, इसको क्या कहा जाता है? माइनस के त्वरण को क्या कहा जाता है? कि मंदन। जब वस्तु का वेग घटाने वाला त्वरण हो तो उसे मंदन कहा जाता है। चलिए साथियों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको तैयार होता है। 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान रहने वाला है आपके लिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक समान त्वरण से 4वें और 5वें सेकंड के समय अंतराल के बीच किसी वस्तु की चली गई दूरी में क्या संबंध होता है? तो एक समान त्वरण से क्वेश्चन ये कहता है कि एक समान त्वरण, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें लेंगे। एक समान त्वरण से 4वें और 5वें सेकंड, 4वें और 5वें सेकंड, 4वें और 5वें सेकंड के समय अंतराल के बीच ये समयांतराल के बीच
के समय अंतराल के बीच हाँ साथियों, एक समान तौर से 4वें सेकंड और 5वें सेकंड के समय अंतराल, 4वें सेकंड और 5वें सेकंड के समय अंतराल। सवाल ये कहता है 4वें सेकंड और 5वें सेकंड के समय अंतराल के बीच किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बीच किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि एक समान त्वरण से कोई वस्तु चलती है, उसके द्वारा 4वें और 5वें सेकंड के समय अंतराल के बीच चली गई दूरी ज्ञात करनी है कि 4वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी और 5वें सेकंड में उसकी क्या दूरी तय की गई है। त्वरण कैसा है, एक समान रहने वाला है, अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं होता है, लगातार एक ही वेग चलता रहता है। तो हमने यहाँ में मान लिया, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और एक समान त्वरण और जो एक समान त्वरण रहने वाला है वो a है। एक समान जो त्वरण रहने वाला है वो a है और प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है। तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से 4वें सेकंड में चली गई दूरी, 4वें सेकंड में चली गई दूरी, 4वें सेकंड में चली गई दूरी जो गति के द्वितीय समीकरण है वहाँ से देखिए 4वें सेकंड में चली गई दूरी s4 बराबर क्या होती है, क्योंकि सूत्र होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। यही तो सूत्र होता है, जहाँ t क्या होता है कि 4 समय, t क्या होता है टाइम। तो s4 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 at²। यही तो कह रहा है। तो u प्रारंभिक वेग है और समय कितना है, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 4 हो गया, प्लस 1/2 इंटू at²। ए का मान a ही है, t² करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो s4 निकल के आता है 4u प्लस 1/2 इंटू 4 का वर्ग कितना हो गया, 16a, 2 से काट दिया तो ये 8। तो s4 की वैल्यू निकल आई, देखो 4u प्लस और ये मल्टीपल करेंगे तो इंटू 8, इसके बराबर ये डिस्टेंस निकल आई। तो s4 ये आगे देखिए 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी s5 कितनी हो जाएगी, तो s5 कितनी हो जाएगी, तो u इंटू 5 प्लस 1/2 a इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखिए साथियों 5u प्लस 1/2 इंटू 25 है, तो देखो 5u प्लस 25 एकन 25/2 a। तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी s5 बराबर ये निकल आई, 5 सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले 4 सेकंड में कोई वस्तु चलती हुई चली जा रही है, यहाँ तक चली, अगले 5 सेकंड में यहाँ तक चली। तो देखो ये कहता है कि 4वें सेकंड से 5वें सेकंड में जब आई तो इस समय अंतराल के बीच उसने कितनी डिस्टेंस तय की है। तब जब वो यहाँ से यहाँ आई तो इस समय अंतराल के बीच में कितनी डिस्टेंस तय की है। तो देखो 4 से 5वें सेकंड में, 4 से 5वें सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी, इसके बीच में जो तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस। तो ये देखो 5 में दूरी तय कर ली s5 और पहले वाली 4 वाली घटा दो तो 1 सेकंड का निकल आएगा, मीन्स 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड हुए, उतने बीच में कितनी डिस्टेंस तय की। तो s5 माइनस s4, s5 की वैल्यू क्या है, s5 की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ देखिए 5u प्लस 25/2 a माइनस s4 की वैल्यू दे दी गई है 4u प्लस 8a। क्या काम करना है साथियों, 5u में से 4u गए कितने बचे, 5u में 4u गए कितने बचे, केवल u। यहाँ देखिएगा इन दोनों से a कॉमन आ रहा है, a हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए साथियों क्या बचा यहाँ 25/2 प्लस 8 बटे में 1 मान लिया।
आगे देखिएगा तो ये हो गया u प्लस, इन दोनों का लासा क्या होने वाला है 2, लासा 2 होने वाला है। तो क्या बच रहा है देखो 25 प्लस 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16 बटे क्या 2 इंटू ए। तो ये जो डिस्टेंस आ गई u प्लस 16 और 25, 6 5 11 किए, 2 1 3 और 1 4, 41 बटा 2। तो कितनी 5 सेकंड में दूरी तय करेगा? सॉरी, यहाँ से ये S4 घटानी थी, S4 ये थी, ये घटानी थी, तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा S 5u प्लस के 25 बटे 2 ए, हाँ माइनस का ये मल्टीप्लिकेशन होता था, 4u माइनस के 8a। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ। अब घटा दो तो ये डिस्टेंस बचती है 5u में, तो 4u जाएंगे, तो केवल u। 25 बटे 2a में से ये घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 25 बटे 2 माइनस के 8 इक्वल में। तो s निकल के आ गई u प्लस 25 बटे 2 में से 8 घटा दिए, तो ये लासा इसका 25 हो गया, 25 में से 8 दूनी 16 गए, 25 में 16 गए, कितने बचे गए 9, 9 बटे 2। तो इतनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो ये जो है देखिए साथियों, इस प्रकार से आपके हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 8 थे। 8 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए साथियों, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। नौवां क्वेश्चन ये कहता है कि 20 केजी तथा 80 केजी द्रव्यमान के दो गोले। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 20 केजी तथा 80 केजी द्रव्यमान के दो गोले, 20 केजी तथा 80 केजी द्रव्यमान के दो गोले, 20 केजी तथा 80 केजी द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड, क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड, किसकी बात कर रहा है? क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे, एक दूसरे की ओर आ रहे, एक दूसरे की ओर आ रहे। यदि वे टकराकर जुड़ जाए, यदि वे टकराकर जुड़ जाएं, यदि वे टकराकर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा? तो संयुक्त गोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा? किस वेग से गति करेगा? तो देखिए साथियों, ये कह दिया गया कि दो गोले हैं, इनके द्रव्यमान दे दिया गया 20 केजी और 80 केजी। तो हमने मान लिया पहले गोले का द्रव्यमान m1 बराबर दे दिया गया 20 केजी, दूसरे गोले का द्रव्यमान m2 बराबर दे दिया गया 80 केजी। पहले गोले का जो वेग है u1 बराबर दे दिया गया, प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं, पहले गोले का जो वेग है वो दे दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे गोले का जो वेग है u2 बराबर दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से वे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहे हैं। तो वे क्या काम करते हैं कि आपस में टकरा कर, जब उनमें के बीच में टक्कर होती है वो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो टकराने के बाद जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या कहता है, तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा? तो फिर जो संयुक्त गोला है वो किस वेग से चलेगा? तो मान लीजिएगा कि माना संयुक्त गोले का वेग, संयुक्त गोले का वेग उवी हो जाएगा, अर्थात दोनों गोले आपस में जुड़ जाएंगे तो दोनों की एक ही वेलोसिटी प्राप्त कर लेंगे, उवी मान लेंगे, संयुक्त गोले का वेग उवी हो जाएगा।
अब आप लोगों ने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है। संवेग संरक्षण के नियम में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टक्कर के पूर्व का संवेग, टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग कितना हो जाएगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m1 इंटू वेग कितना है? u1। तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। ये क्या हो गया? दोनों वस्तुओं के टक्कर से पूर्व का कुल संवेग हो गया। टक्कर के बाद का संवेग क्या हो गया? तो पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m1 और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? हम कह सकते हैं कि संयुक्त गोला के v हो जाती है, तो पहले वाले की भी v हो जाती है, दूसरे वाले की भी। यहाँ देखिए दूसरे वाले की m2 इंटू v। तो देखिए साथियों m1 इंटू u1, m1 का मान 20 है, u1 का मान यहाँ 40 है, प्लस m2 का मान 80 है इंटू u2 का मान 10 है, बराबर m1 इंटू, हाँ ये जो वेग है इसका देखिए यहाँ क्या काम करना है। पहले का जो वेग है वो 40, दूसरे का ये है 80 kg वाले का ये है। ये जो वेग है आपको यहाँ माइनस चिन्ह में लिया जाएगा। क्यों माइनस चिन्ह में लिया जाएगा? ये 10, क्योंकि एक गोला इधर जा रहा है तो दूसरा उसके विपरीत जा रहा है। तो वेलोसिटी हमेशा वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, तो इसलिए ये माइनस चिन्ह के द्वारा दिखाई जाएगी। तो माइनस के 10 लेंगे बराबर, यहाँ से देखो v कॉमन ले लिया, क्या हो गया? m1 प्लस m2। तो 40 दूनी 8, 800। ये माइनस के 80 दहिया 800, माइनस के 800 बराबर v बराबर m1 प्लस m2। तो 800 में 800 गए 0 बराबर v m1 प्लस m2। देखने मात्र सही चल रहा है तो v की वैल्यू क्या आ गई है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात क्या काम हुआ है साथियों? तो टक्कर के बाद दोनों के दोनों कहीं नहीं जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और उनकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, उनका वेग शून्य हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से संवेग क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दें तो संवेग क्या हो जाएगा? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दें तो संवेग क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दें, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दें तो संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा? ये क्वेश्चन कहता है वेग को आधा कर दें। तो देखिए हम आपको बता दें, हमने माना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है m है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान हमने मान लिया कि m है और वेग मान लिया v है, तब संवेग p1 बराबर कितना हो जाएगा? तो पहला जो संवेग है वो कितना हो जाएगा? तो तब जो संवेग हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल। अब क्या कहता है कि वेग आधा कर दें, वेग कैसा कर दें? आधा कर दें, वेग आधा कर दें। तो साथियों जब वेग आधा कर देंगे तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा? v/2। नया जो वेग होगा v डैश वो कितना हो जाएगा? v/2, पहले वाले का आधा कर दिया। तो नया संवेग p2 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग, तो v/2 वेग हो गया। तो नया संवेग p2 बराबर हो गया, दोनों का गुणा किया तो 1/2 mv। तो p2 जो होगा वो 1/2 इंटू mv क्या है? m इंटू v, पहले वाला संवेग है p1। तो क्या साथियों समझ में आया? तो साथियों ये बात समझ में आई है कि अगर किसी वस्तु का वेग आधा कर दें तो उसका संवेग भी आधा रह जाता है। तो उसका जो नया संवेग है वो कितना रह जाता है? आधा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो नया संवेग है वो आधा रह जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि एक चालक अपनी कार को पहले 18 मीटर प्रति सेकंड की दर से, एक चालक अपनी कार को, एक चालक अपनी कार को पहले 18 मीटर प्रति सेकंड की दर से, 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, की दर से
की दर से त्वरित करता है। कितनी दर से त्वरित करता है? 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। सॉरी 18 नहीं है, 1.8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करता है। दूसरा सवाल कहता है, आगे कहता है फिर 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या काम करता है? फिर 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, की दर से त्वरित करता है, की दर से त्वरित करता है, इस दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होता है? आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? बलों का अनुपात क्या होगा? बलों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से समझिए। एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सवाल ये कहता है, ध्यान से समझना साथियों, कि एक जो चालक है वो अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, और फिर बाद में क्या काम करता है कि 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। तो इंजन के द्वारा आरोपित बलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए, माना कार का द्रव्यमान, हमने कार का यहाँ द्रव्यमान रखा है, मान रखा है कि वो mkg है, कार mkg है। तो देखो पहले त्वरण कितना है? पहले त्वरण A1 बराबर देखो दिया गया है यहाँ 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि पहले इस त्वरण से त्वरित करता है, इस दर से त्वरित करता है। तो पहले बल कितना हो जाएगा? पहले इंजन द्वारा लगाया गया बल, इंजन द्वारा लगाया गया बल, इंजन द्वारा लगाया गया बल, पहले इंजन के द्वारा लगाया गया बल F बराबर कितना हो जाएगा? तो m इंटू A1, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो आगे देखो, उसके बाद जब A2 की त्वरण A2 हो गया, और A2 का मतलब 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, A2 का मतलब 1.2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तब इंजन द्वारा लगाया गया बल, तब इंजन द्वारा लगाया गया बल, तब इंजन के द्वारा लगाया गया बल F2 बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू A2। m की वैल्यू क्या है? m इंटू A2, इसे इक्वेशन दो। पहला बल ये हो जाएगा, दूसरा बल ये हो जाएगा, दोनों बलों का अनुपात। यही तो क्वेश्चन कहता है, आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? तो देखो दोनों बलों का अनुपात, दोनों बलों का अनुपात, दोनों बलों का अनुपात क्या हो जाएगा? अर्थात F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा? तो F1 क्या हो जाएगा? m इंटू A1 अपॉन m इंटू A2, m से m कट गया, तो बलों का अनुपात F1 अपॉन F2 निकल के आया है A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.8, और A2 की वैल्यू 1.2। काट दीजिएगा, 6 से काट दीजिएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3/2 निकल के आए, अर्थात 3:2 का अनुपात लगेगा। कितना अनुपात लगेगा? 3:2 का अनुपात लगेगा। तो इस प्रकार से आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 11 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चलिए साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी ध्यान से समझ लें। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लें। 12वां क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कहता है क्वेश्चन 0.2 kg, 0.2 kg, कितने kg? 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या होगा? द्रव्यमान का पिंड मेज पर रखा है, क्या काम करता है? कि मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग क्या होगा? ये क्वेश्चन है। 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड है, वो मेज पर रखा हुआ है, उसका संवेग क्या होगा? तो ध्यान से समझे मेरी बात को। यहाँ द्रव्यमान दे दिया गया है कि m बराबर 0.2 kg। अब वो पिंड क्या काम करता है? कि मेज पर रखा हुआ है। मेज पर जब वो रखा हुआ है तो उसका वेग कितना है? जब वो मेज पर रखा हुआ है
तो आपको पता होना चाहिए उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो वेग 0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ v का मान दे दिया गया है 0 मीटर पर सेकेंड। जो v का मान दे दिया गया है 0 मीटर पर सेकेंड, तो आगे देखिए साथियों, तो क्या काम है, इसका संवेग p कितना हो जाएगा, इसका संवेग p द्रव्यमान इंटू वेग, वेग शून्य है तो अर्थात संवेग भी कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसका जो संवेग होने वाला है वो शून्य होने वाला है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब ये कह जाए कि कोई वस्तु इस जगह पर रखी हुई है, इस जगह पर रखी हुई है, ये काम कर रही है, ये काम नहीं कर रही है, तो उसका उस समय जो संवेग होता है वो संवेग जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, संवेग 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि संवेग डिपेंड्स ऑन द वेग। जब संवेग वेग पर डिपेंड करता है तो वेग 0 है तो संवेग भी क्या है, 0 है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलती गाड़ी से कूदना, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है। चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, ये क्वेश्चन कहता है। ध्यान से समझना इसको। इसका जवाब हो सकता है कि आप लोगों को ही देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में दो, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक होता है। कमेंट बॉक्स में इसका अगर आपने जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था, जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे देंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अपने घर के लिए रखें, इसका जवाब जरूर दें। ये होमवर्क के तौर पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक होता है। सबको पता है क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती हुई है तो गाड़ी के साथ ही साथ हमारी पूरी की पूरी बॉडी इस तरीके से बैलेंस हो जाती है कि उसी के साथ वो गति करती है। लेकिन जैसे ही हम कूदते हैं तो हमारे पैर क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन ऊपर का भाग गति करता रहता। तो फिर क्या होने वाला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिर क्या होने वाला है, कि आपके ये जो मोह है, ये मोह दांत, ये सब टूटने वाले हैं। तो चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक होता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने वाले हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु का भार, यदि किसी वस्तु का भार कितना है, 60 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का भार जो है वो 60 न्यूटन का है और तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ध्यान से समझें। अभी आप लोग समझ रहे हो भार और द्रव्यमान एक ही बात होती है, नहीं, भार अलग चीज़ होती है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। भार क्या है, तो आंसर है पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण अर्थात गुरुत्व के द्वारा किसी वस्तु पर, जैसे इसको हमने छोड़ा तो पृथ्वी ने इस पर कोई फोर्स लगाया हुआ है, पृथ्वी ने जो बल लगाया है, पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो उस बल को भार कहा जाता है, तो इसलिए इसका मात्रक भी न्यूटन में दिया गया है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो यहाँ जो त्वरण दिया गया है, देखिए सवाल, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा त्वरण काम करने वाला, गुरुत्वीय त्वरण काम करने वाला है। तो किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, भार अर्थात बल, भार अर्थात गुरुत्वीय बल, ध्यान से समझे, अर्थात गुरुत्वीय बल, भार का मतलब हुआ गुरुत्वीय बल। तो ये F बराबर दे दिया गया m इंटू ए होता है। अब यहाँ ए कौन सा आने वाला, त्वरण कौन सा आने, गुरुत्वीय त्वरण, m इंटू जी हो जाएगा। तो F बराबर देखिए साथियों क्या आ गया, F बराबर देखिए साथियों क्या आया, F बराबर m इंटू जी हो गया, F बराबर m इंटू जी हो गया। तो F कितने न्यूटन का है, भार कितना है, 60 न्यूटन का। m यहाँ द्रव्यमान है, निकालना है, g का मान कितना है, 10। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 60/10, 10 से काट दिया 6, तो द्रव्यमान कितना होगा, 6। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके भार का 1/6 होता है। एक बात ये ध्यान रखें, नहीं तो दूसरी बात ये रख लें कि किसी वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान का लगभग कितना होगा जाके, जितना उसका द्रव्यमान होगा उसका 10 गुना होगा जाके। कितना होगा जाके, 10 गुना होगा जाके। देखो भार कितना था, 60 का 1/10, सॉरी हाँ 1/6 नहीं होता, 1/10 होता। तो द्रव्यमान m बराबर कितना हो गया, 6 kg होगा।
भार 60 ग्राम है, वो 60 न्यूटन का है, तो द्रव्यमान कितना होगा, 6 kg का होगा। इस प्रकार देखिए साथियों कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब 15वें क्वेश्चन की बात कर लें, जो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर, कितनी करने पर, 2 गुनी करने पर, दो द्रव्यमान हो और उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए, बल का मान बताइए। ध्यान से समझे क्वेश्चन को। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए ये दो द्रव्यमान, कोई दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, m1 m2। अगर इनके बीच की दूरी r हो तो लगने वाला बल कितना हो जाता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अब ये सवाल ये कहता है कि बीच की दूरी क्या काम कर दे, गुरुत्वाकर्षण बल ये F1 मान ले, शुरुआत वाला। सवाल ये कहता है कि बीच की दूरी अगर 2 गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, ये जो बीच की दूरी है ये साथियों 2 गुनी कर दी जाए, अर्थात r बराबर कितनी कर दी जाए, 2r कर दी जाए। r से के बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 2r कर दी जाए। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2, बाकी चीज़ें तो वही, r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, पहले से 2 गुनी कर दी। तो F1 बराबर क्या हो गया, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन 2r स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। इस जो नया बल निकल के आया वो इतना आएगा F2। तो F2 देखिए कितना हो गया, इस चीज़ को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना भी लिख सकते हैं, ये 1/4 बार ले ली। तो ये क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये प्रारंभिक बल है। तो दूरी 2 गुनी करने पर जो नया बल होगा वो पहले वाले बल का कितना रह जाएगा, वो पहले वाले बल का 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तभी तो कहा जाता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आता है ये दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूरी को बढ़ाओगे तो ये कम होगा, किस बेस में, तो वर्ग के बेस में। 2 गुनी की तो 4, 1/4 कम हुआ। तो इस प्रकार से देखिए साथियों 15 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन संडे स्पेशल धमाके में। अगर वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लें। तो चलिए साथियों ज़्यादा कुछ न कहते हुए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।